तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा डे 2 और आज का, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, नर्सिंग प्रोसेस। इस नर्सिंग प्रोसेस में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना, मतलब कि नर्सिंग केयर प्लान लिखना पूरा, फिर नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हमारे 5 जो फेजेस आते हैं उनमें सब कुछ एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरा आपका वो कवर हो जाएगा, पूरा PR यादव कवर करेंगे। और इतना जितना आप पढ़ लोगे ना, इतना किसी और बुक में लाइक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका मतलब कॉलेज का भी कंप्लीट कवर हो जाएगा, जो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, अगर आप फर्स्ट ईयर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप PR यादव खत्म करना चाहते हो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, पहले तो ये जानते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस को हम नर्सिंग केयर प्लान भी कहते हैं। जो आप नर्सिंग केयर प्लान, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो नहीं बनाते होगे, सेकेंड ईयर में से नर्सिंग केयर प्लान बनवाया जाता है, ठीक है। तो उसको नर्सिंग केयर प्लान भी कहते हैं, या फिर ब्लूप्रिंट और ऑर्डरली रिटन। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें करना है पेशेंट्स की केयर। तो पेशेंट की केयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, फिर हम पेशेंट का हम उस सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करके, अच्छा पेशेंट को पहले पेन है, दर्द है, तो हम दर्द का पहले जाके करेंगे, ठीक है। फिर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, वो घबराया हुआ है, तो उसकी एंजाइटी रिलीव करेंगे। अब हम प्रायोरिटी कैसे देंगे कि हमें पहले एंजाइटी रिलीव करनी है, पहले पेन को देखना है। तो इसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है, ठीक। जैसे, और ये बेसिकली क्या करता है, हमें गाइड करता है टू एडमिनिस्टर नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इलनेस। अभी प्रेजेंट इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हम नर्सिंग केयर प्लान देते हैं ना, दैट इज ऑन द प्रेजेंट इलनेस, कि प्रेजेंट में उसको क्या पेन है, प्रेजेंट में उसको क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है या वॉट एवर, तो हम प्रेजेंट के बेसिस पे देंगे, ठीक। अभी नेक्स्ट हमारा आता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। और वन मोर थिंग, पेज नंबर 437 टू पेज नंबर 441 पे आपको PR यादव बुक में मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस है। तो हमारे 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा डायनेमिक। तो कैसा होता है, डायनेमिक होता है, अडेप्टेबल होता है नेचर में, ठीक है। हम उसको मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं और चेंज होता रहता है, मतलब क्लाइंट के हिसाब से। अभी किसी क्लाइंट ने बोला कि मुझे खाने में ये पसंद है, खाने में वो नहीं खाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो चेंजेबल होता है वो, ठीक। मतलब हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस होता है यूनिवर्सल होता है। अगर इंडिया में एप्लीकेबल है तो वो फॉरेन में भी, बाहर भी, हर जगह वो एप्लीकेबल होना चाहिए। पेन, किसी को पेन हो रहा है तो पेन के लिए जो इंटरवेंशन हम यहाँ फॉलो करते हैं वो कहीं और भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, क्लाइंट सेंट्रिक, हर इंसान के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी चॉइसेस अलग हैं, हो सकता है आपकी चॉइसेस कुछ अलग हो, तो हर क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, ठीक। फिर हमारा चौथा होता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करना है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है कि अभी जैसे कोई सिचुएशन, सडन सिचुएशन हो गई है ना, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, तो आप उस टाइम कौन से एक्शन लोगे, या आपके पास 4-5 लोग आ गए हैं, बिल्कुल बीमार हैं, आप किन को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो वो क्रिटिकल, अब जैसे कि आपको एक पेशेंट है, उसको आपको सक्शन करना है जाके, ठीक। एक पेशेंट है उसका BP बढ़ गया है, और एक पेशेंट है आपका जिसका ग्लूकोज बहुत, मतलब जिसका क्या कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप सबसे पहले किसको ट्रीट करोगे। तो प्रायोरिटी देखनी होगी। जैसे कि हम ब्लड, जिसका ग्लूकोज सबसे ज़्यादा हाई है तो उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, देन BP वाले को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इन सबको हमें पहले देखना है। सेक्शन को हम थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, तो प्रायोरिटी देनी है, ठीक। इसके बाद इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव होता है। इसके बाद लास्ट में, मतलब कि हम डॉक्टर्स के साथ, अदर स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं। फिर लास्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जितने भी हमारे नर्सिंग केयर प्लान्स होते हैं, नर्सिंग प्रोसेस होता है, उसका अप्रोच कैसा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं हम कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है ना, ये 1973 में अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दिया था, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है, इट वॉज गिवन बाय अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन इन 1973, ठीक है। जिसमें कि 5 पार्ट्स में इसको 5 स्टेप्स इसके बताए थे, ठीक। अभी 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेप हो गया असेसमेंट,
ठीक। एनसीपी में आप कितने स्टेप्स लिखते हो मुझे कमेंट करके बताना। 5 नहीं होते उसमें, एक्चुअल 7 होते हैं। मतलब एनसीपी में जो आप बनाते हो तो 7 कौन कौन से आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। पहला हो गया हमारा असेसमेंट, दूसरा हो गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा फेज होता है हमारा प्लानिंग, ठीक। चौथा होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट जो होता है हमारा 5 वो होता है हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, उसके कितने फेजेस होते हैं, तो आपको बताने 5 फेजेस होते हैं, 7 नहीं होते। 7 नर्सिंग केयर प्लान में लिखते हैं, जिसमें कि एक गोल, ठीक है, और एक रैशनल है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं, ठीक। तो पहला हो गया हमारा असेसमेंट, दूसरा हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा हो गया नर्सिंग प्लानिंग, चौथा हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ हो गया हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। असेसमेंट जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। असेसमेंट इज आर वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट अब कितने टाइप के होते हैं, तो असेसमेंट जो हम करते हैं ना, असेसमेंट क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेटा कलेक्शन, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन भी बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट हमारा होता है फर्स्ट फेज, असेसमेंट, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नोट कर लो आप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये क्या है, फर्स्ट स्टेप, ठीक। In this we collect data, ठीक। अब कैसा डेटा कलेक्ट करते हैं, इधर सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक। सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर हम कैसा डेटा कलेक्ट करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें, ठीक। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव जो हमें क्लाइंट बता रहा है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में सूजन है, या मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, अच्छा हाँ मुझे दिख रहा है कि उसके पैर में स्वेलिंग है, मतलब मेरा जो पेशेंट है उसके पैरों में स्वेलिंग मुझे दिख रही है, तो वो कैसा हो गया हमारा, वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक। तो मतलब बेसिक मतलब क्या हुआ इसका, असेसमेंट का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा कलेक्शन, ठीक। अब इसमें हम करते क्या है, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, ठीक। अब इससे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक। कौन कौन से हमारे पास, इनिशियल असेसमेंट जब क्लाइंट हमारा एडमिट होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन करते हैं हम ये। जैसे हमारा पेशेंट एडमिट हुआ तो हमें उसका क्या करना होता है, इनिशियल असेसमेंट, ठीक। फिर दूसरा होता है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक। अब इस असेसमेंट में क्या होगा, जैसे आपका क्लाइंट एडमिट हुआ और आपने उसका असेसमेंट किया, तो आपको पता चला कि क्लाइंट को तो फीवर है, या क्लाइंट को तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट है, या क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है। तब उस टाइम आप क्या करोगे, उस पेन का फिर असेसमेंट करोगे, उस ब्लड क्लॉट का असेसमेंट करोगे, तो उसको हमने बोल दिया प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, ठीक। फिर तीसरा टाइप ऑफ असेसमेंट आता है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, इमरजेंसी असेसमेंट, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। इमरजेंसी असेसमेंट, और इसके भी मैं बताती हूँ, इससे भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो होता है हमारा टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होता है, टाइम लैप्स असेसमेंट, ठीक। अब ये जो इमरजेंसी असेसमेंट होता है ये भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी, ठीक। अब इसमें इमरजेंसी असेसमेंट में क्या होता है, इमरजेंसी केसेस क्या होते हैं, जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को शॉक की कंडीशन हो गई, तो इमरजेंसी असेसमेंट में हम क्या असेसमेंट करेंगे, सबसे पहले हम ABC का असेसमेंट करते हैं। ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और
सर्कुलेशन। तो हम एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन का असेसमेंट करते हैं, ठीक। इसमें 2 टाइप के असेसमेंट होते हैं आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हो गया कि आपने इन तीनों चीज़ों का असेसमेंट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उसका एयरवे मान लो, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब स्टेबलाइज हो गया, तो अभी उसको प्रॉब्लम किसी ना किसी वजह से तो आई होगी या उसको और कोई दिक्कत होगी, तो वो असेसमेंट होता है हमारा सेकेंडरी असेसमेंट, ठीक। फिर आता है हमारा चौथा है जो कि टाइम लैप्स असेसमेंट है। टाइम लैप्स असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने एक बार पेशेंट का असेसमेंट किया था तो उसको दर्द हो रहा था, फिर मैं गई, फिर मैंने उसको दवाई दी, ठीक। तो उसका अब दर्द हो सकता है कम हो गया हो, या हो सकता है उसको अभी भी उतना ही दर्द हो रहा हो, ठीक। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये मैं कुछ देर बाद जाके असेसमेंट करूंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। अभी मेथड क्या होता है डेटा कलेक्शन का, कैसे हम कलेक्ट करते हैं डेटा, तो उसकी बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, किधर किधर से हमको डेटा मिलेंगे फॉर डेटा कलेक्शन, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होगा, टाइप्स, ये होगा हमारा सब्जेक्टिव और दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब होता है जो क्लाइंट हमें बता रहा है, सब्जेक्टिव को हम कोवर्ट या सिम्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स मतलब जो हमें क्लाइंट बता रहा है, कि जैसे कि आई एम हैविंग फीवर, ठीक, या आई एम एंशियस, ठीक है, कुछ भी ऐसा बता रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज अ सब्जेक्टिव, कोवर्ट और या सिम्टम, ठीक। ऑब्जेक्टिव होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर्ट या साइंस, ठीक है। साइन और सिम्टम में ये डिफरेंस होता है, साइन होता है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और सिम्टम होता है जो क्लाइंट या जो पेशेंट जो है वो हमें बता रहा है, ठीक। अभी ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, ओवर्ट में क्या हो गया, या मतलब साइन वाले में क्या होगा, इसमें अगर उसको फीवर है तो हम उसका टेम्परेचर यानी कि थर्मामीटर लगा करके हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। जब हमने देखा कि टेम्परेचर की रीडिंग सच में बढ़ी हुई है, तब हमने वहाँ से एनालाइज किया कि हाँ भाई क्लाइंट तो सही बोल रहा है कि उसको फीवर है, ठीक है। चेक द रीडिंग्स बाय थर्मोमीटर, ठीक है, और उसको फीवर वहां पे आया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक। ये सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक। ये हमारा होता है 2 टाइप, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। फिर हमारा आता है, ये सोर्सेज की बात करी मैंने, फिर हमारा होता है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में हमारा आ जाता है इंटरव्यू मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक। पहला हमारा प्राइमरी डेटा जो होता है, हम डायरेक्टली पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट के रिलेटिव से पूछते हैं, ठीक है, वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो होता है उसके जो दूर के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हो गए, या फिर जो उसकी फाइल्स हो गई, ठीक, फाइल्स, हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सेकेंड, या डायरी या वॉट एवर प्रिस्क्रिप्शन, कुछ भी उसके बारे में जो भी हमें मिल रहा है, अदर सोर्सेज अदर देन द डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ठीक। तो उसको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। और प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जिसको हम पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह से कलेक्ट करें, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक। अभी हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया था मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक। तो एक मेथड मैंने आपको बताया था इंटरव्यू मेथड, ठीक। तो इंटरव्यू मेथड में हम कैसे करते हैं, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो इंटरव्यू मेथड जो होता है डेटा कलेक्शन का, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज में नर्स खुद को प्रिपेयर करती है कि उसको क्लाइंट के पास कैसे जाना है, कैसे कैसे से क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा इंट्रोडक्टरी स्टेज। इंट्रोडक्टरी स्टेज में हम पेशेंट के पास जाएंगे, उससे IPR डेवलप करने की कोशिश करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बातचीत करेंगे, ये सब हो गया, ठीक। फिर तीसरा आता है वर्किंग फेज, जिसमें कि हम एक्चुअली क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर पाए, ठीक है।
और इसमें हमें उसके टुवर्ड्स एम्पैथी दिखानी होती है, ठीक। फिर लास्ट इज द टर्मिनेशन फेज। ये टर्मिनेशन में भी एकदम नहीं, ऐसा ही नहीं, ये फेजेस मतलब जैसे आप नॉर्मली बातचीत कर दो, टर्मिनेशन में भी एब्रप्ट नहीं कर दोगे कि ठीक है टर्मिनेशन फेज आ गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, क्लाइंट आप कुछ भी करें, नहीं ऐसा नहीं होता। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे टर्मिनेट करना होता है अपनी बात को। लेकिन अगर फर्दर मान लो क्लाइंट आपको कुछ और भी बताए तो आपको उसकी बात को सुनना है, ठीक। फिर लास्ट में हमारा आता है वैलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हमें डेटा को वैलिडेट करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। वैलिडेट करने का मतलब हो गया कि कंफर्म करना कि वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है। कंफर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, उस डेटा को जैसे हम लिख तो लेते हैं, हाँ क्लाइंट ने ये बताया, क्लाइंट ने वो बताया, इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना ताकि दूसरा भी कोई समझ सके, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेप है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है, इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो क्या है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को 1982 में नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन ने दिया था। इसको डिफाइन भी किया था, इसको कैसे हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, कैसे डिफरेंट होती डॉक्टर की डायग्नोसिस से, तो इसको किसने बताया था, नंदा ने, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, इन्होंने बोला था कि ये क्लिनिकल जजमेंट है अबाउट द इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में, या अबाउट द कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी रिस्पॉन्स कर रही है टू अ एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब वो हो सकता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हो या फ्यूचर में उस प्रॉब्लम के होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बोला था, ठीक है, अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट अ इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक। ये हमारी हो गई नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे क्या क्या होते हैं और कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के। आज हम सीखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। पहला होता है हमारे पास एक्चुअल डायग्नोसिस, ठीक। एक्चुअल डायग्नोसिस डी लिख देती हूँ यहाँ, या इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस, प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस, ठीक। फिर दूसरा होता है हमारे पास रिस्क डायग्नोसिस, ठीक। फिर तीसरा होता है हमारे पास वेलनेस या हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, वेलनेस या हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, ठीक। चौथा होता है हमारा सिंड्रोम डायग्नोसिस, सिंड्रोम डायग्नोसिस, ठीक। अब एक्चुअल या प्रॉब्लम फोकस डायग्नोसिस में क्या होती है कि जो हमें पेशेंट बता रहे हैं एक्चुअल प्रॉब्लम कि मुझे फीवर है, मुझे पेन है, मुझे मतलब वॉट एवर द पेशेंट इज टेलिंग, कि उसके बेसिस पे हम जो डायग्नोसिस, जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जो सिम्टम, जो साइन हमको दिख रहा है, जो सिम्टम दिख रहा है, उसके बेसिस पे जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डायग्नोसिस। दूसरा हमारा रिस्क डायग्नोसिस, रिस्क मतलब होता है कि जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मच्छर है तो वहाँ डेंगू का रिस्क है, ठीक है। कहीं पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पे सैनिटेशन रिलेटेड डायरिया हो सकता है, ठीक है, कॉलरा हो सकता है, तो ये क्या हो गई हमारी रिस्क डायग्नोसिस हो गई, ठीक है। वेलनेस या हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, वेलनेस या हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस में वही सेम चीज़ें, मतलब सेम चीज़ें नहीं, मतलब वो चीज़ें आ जाती है जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है, इन्वायरमेंट साफ सुथरा नहीं है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये उसको फर्दर जाके बीमारी या कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, तो उसके बेसिस पर हम जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वेलनेस या हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। लास्ट में आता है हमारा सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम डायग्नोसिस में क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक क्लाइंट है हमारा, एक पेशेंट है हमारा, उसको एक कोई प्रॉब्लम है, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम है, तीसरी, तो सारी प्रॉब्लम्स मिल करके कोई एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है फ्यूचर में जा करके, ठीक। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम डायग्नोसिस। अभी डायग्नोसिस हम लिखते कैसे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको डायग्नोसिस के 3 कंपोनेंट्स जानना, जो कि हमारे होते हैं PES, ठीक है, PES,
components of nursing diagnosis. Components of nursing diagnosis. Of nursing diagnosis, ठीक है। ये होता है हमारे पास P, E और S, यानी कि प्रॉब्लम। दूसरा हो गया इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब होता है उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। और तीसरा हमारे पास हो गया PES, यानी कि प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, और इसका हो गया हमारे पास सिम्टम या साइन, ठीक है, क्या है। तो प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और सिम्टम इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे कि अब मान लो, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम, जैसे मान लो क्लाइंट बताया हमें पेन हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अक्यूट पेन। अक्यूट पेन, ठीक है, रिलेटेड टू। अब इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, हो सकता है उसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या उस पेन, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लो हम एक केस ले लेते हैं कि उसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, ठीक है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस बाय एज एविडेंस बाय पेन स्केल या डिस्कम्फर्ट, ठीक है। ये था हमारा डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है, कि आप कैसे कैसे डायग्नोसिस लिख सकते हो, ठीक। अभी डायग्नोसिस लिखने के लिए प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा हम डायग्नोसिस में प्रायोरिटी की बात करते हैं, ठीक। तो प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी डायग्नोसिस लिखी जाती है, मतलब जो जिसकी नीड सबसे ज़्यादा। तो प्रायोरिटी में हम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को फॉलो करते हैं, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक। और दूसरा क्या होता है, हम दूसरी प्रायोरिटी फॉलो करते हैं ABC, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन की प्रायोरिटी को फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी बताऊंगी मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या कौन कौन सी प्रायोरिटी होती है और ABC में क्या क्या प्रायोरिटी पढ़ेंगे अभी। फिर इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास्लो वाला बताऊंगी मैं, तो अभी मास्लो वाला इसमें हमारा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप पे हम पहुंच गए, प्लानिंग, या प्लानिंग को हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लानिंग स्लैश आप इंटरवेंशन डाल सकते हो, इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन। अब इसमें इंटरवेंशन या प्लानिंग में क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं कई सारे। जैसे कि पहला टाइप क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, NIS नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होता है, जैसे कि क्लाइंट का हमको पोजीशन चेंज करना है, तो उसमें हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमने चेंज कर दिया, क्योंकि क्लाइंट को हमें बेड सोर से प्रिवेंट करना है, तो हमने उसका पोजीशन चेंज कर दिया। हमें क्लाइंट को कोई हेल्थ एजुकेशन देना है कि देखिए ये चीज़ आप करिए, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये भी हमारे किस में आ गया, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में आ गया। फिर दूसरा हमारा होता है डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसमें कि हमें डॉक्टर ने लिखा कि मेडिकेशन आपको ये देनी है, तो हम डिपेंडेंट है उसमें, तो वो नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर देंगे हम। ये हो गया हमारा डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंट, जिसमें कि हमारे अदर स्टाफ या अदर वर्कर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर अदर टेक्नीशियन टाइप के स्टाफ हो गए, कोई भी स्टाफ जैसे इन्वॉल्व है, तो वो हमारा हो गया इंटरडिपेंडेंट, जिसमें हम टीम में काम करते हैं, ठीक। फिर इसके हमारे होते हैं फेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के भी 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रायोरिटी स्टैब्लिश करना। प्रायोरिटी किस बेसिस पे स्टैब्लिश होगी, जैसे मैंने पहले बताया था, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस। अब मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में क्या होता है, जो हमारा बेस होता है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो बेस बोलता है कि हमें फूड की नीड है, ठीक है, हमें ऑक्सीजन की नीड है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो सबसे प्रायोरिटी पे होती हैं। दूसरा हमारी सेफ्टी की नीड्स होती है, तो आपको पेशेंट के बेड रेल्स ये सब ध्यान देने ताकि पेशेंट आपका गिर ना जाए, ठीक है। तीसरा हमारा होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड, मतलब पेशेंट को उसके घर वालों से सबसे इंटरेक्ट भी करने देना है, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस का नीड, ठीक। चौथा नीड होता है हमारा सेल्फ स्टीम, ठीक है, जो हमारा सेल्फ स्टीम होता है। और पांचवा नीड हमारा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मतलब प्रेयर वगैरह स्पिरिचुअल वो सब चीज़ें हो जाती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमारी प्रायोरिटी ऑफ स्टैब्लिशिंग नीड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास्लो हायरार्की। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ABC, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन के बेसिस पे बनाओगे, ठीक। दूसरा इसमें होता है हमारा फेज प्लानिंग का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल, एस्टैब्लिशिंग गोल, जो कि आप NCP में लिखते हो कि गोल मतलब इसको करने के बाद आपको क्या गोल, अल्टीमेटली क्या गोल अचीव होगा।
फिर तीसरा आता है हमारा असाइन द राइट पर्सनल, जिसका जो काम है उसको दो, है ना, जिसको बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे, तो राइट पर्सनल को राइट काम देना है, ठीक। फिर चौथा हो गया राइटिंग द प्लान ऑफ एक्शन, जो कि आप लिखते हो, क्या लिखते हो, एनसीपी लिखते हो, यानी कि नर्सिंग केयर प्लान, जिसको लिख लिख के बिल्कुल परेशान हो जाते हो, लिख लिख के, तो वो वही है नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ये हमारा प्लानिंग और इंटरवेंशन ख़त्म है, ठीक है। प्लानिंग और इंटरवेंशन के बाद हमारे 2 फेजेस और बचे हैं, वो क्या क्या हो गए हमारे, एक तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपने सब कुछ लिख लिया, लेकिन जो एक्चुअल करना है वो आपका क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होता है कि एक्चुअली उस चीज़ को आपको करना है, ठीक है। और फिर जो लास्ट हमारा होता है इवैल्यूएशन, मतलब आपको अब चेक करना, अब अपने सब कर दिया तो चेक भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपका इतना प्लान वगैरह सब काम किया कि नहीं किया, ठीक। तो अभी उसको भी देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। प्लानिंग कर ली, लेकिन प्लानिंग के बाद जो एक्चुअल वर्किंग आउट फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि इसमें आपको सच में अब वो काम करना पड़ेगा ना जा करके, तो इसमें क्या है एक्चुअल, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल वर्किंग आउट फेज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, असेस, मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हम करते क्यों है, ताकि हम पेशेंट को असेस कर सकें टू अचीव द ऑप्टिमम हेल्थ, ठीक है, उसकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर क्या है, फैसिलिटेट कोपिंग विद द ऑल्टर्ड प्रॉब्लम। अब जो उसको प्रॉब्लम हुई थी उसी के लिए हमने एनसीपी लिखी थी ना, नर्सिंग केयर प्लान लिखा था। नर्सिंग प्रोसेस किस लिए है, पेशेंट के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए है। तो ये हमारा लास्ट जो है इसका गोल ये है कि हम कोपिंग्स बढ़ा सकें, मतलब कोपिंग मतलब होता है ना कि जैसे कि पेशेंट का बीमारियों से लड़ने का जो स्किल है, जो क्षमता, उस चीज़ को इन्हांस करना, ठीक। जो लास्ट पार्ट है हमारा दैट इज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, अब हमने सारा काम कर लिया, हमने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि जो आपने काम किया भाई सही में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में होता है अचीवमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम। जो आपने सोचा था, जो आपने गोल प्लान किया था कि हाँ मैं फीवर है पेशेंट को मेरी, और मैं उसको फीवर की दवाई दूंगी तो उसका फीवर कम हो जाएगा, तो क्या वो गोल आप अचीव कर पाए हो, ये हम इवैल्यूएशन में चेक करते हैं, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम आया है कि नहीं आया है। फिर दूसरा होता है मॉडिफाई द एनसीपी। अगर मान लो मैंने पेशेंट को फीवर की दवा दी जिसका फीवर कम नहीं हुआ या उसको वापस से आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने नर्सिंग केयर प्लान में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ फिर से वापस से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद लास्ट होता है हमारा फ्यूचर नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। अब इवैल्यूएशन जो है हमारा सबसे फाइनल एंड लास्ट स्टेप है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्यूचर नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। अब मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने एक एनसीपी, एक नर्सिंग केयर दे दिया, बस काम खत्म हो, लो जी काम खत्म हो गया, आप चलते हैं, टाटा बाय बाय, तो ऐसा नहीं होता। हमें क्लाइंट से, हमें पेशेंट से वापस जाके इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट प्रोसीजर ऑफ दैट, ठीक, इवैल्यूएशन। और बाकी हमने अभी PR यादव सीरीज़ का ये डे 2 था, 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा डे 3 का मतलब 3rd वीडियो जो आएगी हमारी वाइटल्स पे आएगी, ठीक, वाइटल साइंस पे। और वाइटल्स बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसमें टेम्परेचर, आपका पल्स, रेस्पिरेशन और BP, ये चारों ही टॉपिक खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो इसका देखते हैं कैसी वीडियो बन पाती है। इसका कोशिश करूँगी अलग अलग ही बनाऊँ, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है और PR यादव में इसके बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो वो एक वीडियो में शायद कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही पढ़ते रहें, बाय बाय।